नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और इस बीच मार्केट के अंदर भले ही रेंज का कारोबार हो रहा है, लेकिन रेंज के अंदर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल देखने को मिल रही है। कल मार्केट ने स्ट्रेंथ दिखाई तो आज मार्केट अपने वीकनेस को दिखा रहा है, क्योंकि आज खुले तो हम ठीक थे, लेकिन उसके बाद हम डेज लोज को टेस्ट कर रहे हैं और आज हम 122 पॉइंट तो निफ्टी में तोड़ चुके हैं और इसने 17,700 के अहम लेवल को भी ब्रेक कर दिया। अभी ब्रेक किया है 17,700। इसका मतलब ये है कि 17,700 और 800 और 900 जो कल हमने 3 दिन में गेन किया था, वो वापस 3 दिन की जो बढ़त है कल में जो हमने 900 में देखा, आज में हमने 700 के नीचे मार्केट को फिर से देख लिया। रेंज का कारोबार, लेकिन एक्सट्रीम वॉलेटाइल कारोबार। सामने इवेंट है, फेड की बैठक चल रही है, आज शाम को फैसला आ जाएगा। मार्केट ये एक्सपेक्ट करता है कि 75 बीपीएस के आसपास का बढ़ोतरी आएगी। कमेंट्री पे पहले सबसे ज़्यादा नज़र होगी, इसलिए मार्केट एक रेंज को रिस्पेक्ट करेगा। ये कहीं भी 17,500 का अहम सपोर्ट, 600 का अहम सपोर्ट बनाती है और 17,800 900 से इसका रेजिस्टेंस एरिया शुरू हो जाता है। फिलहाल दूसरी बड़ी बात भी यही बात बता रही है कि निफ्टी ऊंचाई से टूटा है करीब 150 पॉइंट, 17,700 के नीचे आया, लेकिन अहम सपोर्ट एरिया अब 17,500 600 वाला एरिया है। निफ्टी बैंक के सभी शेयर्स में आज कमजोरी है। एक्चुअली बैंक निफ्टी, क्योंकि जो फैसला है वो बैंकिंग और फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, जो ब्याज दरें बढ़ाने का फेड का और इमीडिएट इम्पैक्ट बैंकिंग पे आता है, इसलिए बैंकिंग थोड़ा चला भी हुआ था, तो आज साइडवेज टू माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही होगी। एफएमसीजी को छोड़, क्योंकि डिफेंसिव सेक्टर्स हैं, और आज ब्रिटानिया को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं ये बता रहे हैं कि ग्रामीण भारत में यानी कि रूरल इंडिया के अंदर डिमांड अच्छी से फिर से बढ़ सकती है। इस वजह से आज ज़्यादातर एफएमसीजी कंपनीज फिर से ऊपर आई हैं। इंडिया विक्स करीब 4% ऊपर आ चुका है, 19 साढ़े 19 के आसपास से आकर ट्रेड कर रहा है। जब तक 21-22 नहीं आता तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आज आप क्लोजली वॉच कीजिएगा टिल क्लोजिंग ऑफ द मार्केट तक, क्योंकि अगर ये 22 तक पहुंच जाता है, आज 21 से साढ़े 21 तक, तो फिर अपनी पोजीशंस को आप संभल कर कैरी कीजिएगा। और अगर नहीं होता तो आपको यही वापस 20 का जो विक्स अभी आपको दिख रहा है पौने 20 का, ये आपको 18 और उसके नीचे जाता हुआ भी दिखेगा। खैर, वॉलेटिलिटी से थोड़ा जज कर सकते हैं आप कि हाँ मार्केट इस समय क्या दिखा रहा है। जैसे अभी फेयर दिखा रहा है, मार्केट में भी फेयर दिख रहा होगा आपको, इसलिए डेज लो टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन फेयर है बहुत ज़्यादा है या फिर रेंज का फेयर है, तो मैं बोलूँगा रेंज का फेयर है। ये रेंज की घबराहट है, रेंज ब्रेकआउट की घबराहट या ब्रेकडाउन की घबराहट मार्केट के पास नहीं है। ये एडवांस डिक्लाइन भी आपकी स्क्रीन पर हम लेके आए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि 195 शेयरों में से करीब 198 शेयर डिक्लाइंस के हैं डेरिवेटिव्स के। एनएससी पे भी नंबर्स ख़राब हैं, 1:3 की रेशियो है, यानी कि हर 3 शेयर के गिरे हुए शेयर हैं, उसके मुकाबले सिर्फ एक ही शेयर बढ़ा हुआ है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और पहले रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कल प्रशांत सावंत हमारे मेहमान थे, उनका रिपोर्ट कार्ड आएगा, उसके बाद फिर आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ जाएंगे, राहुल शर्मा, उनसे करेंगे बातचीत। प्रशांत जी की जो कल के ट्रेड थे उसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स था, करीब 3% की मजबूती के साथ उन्होंने हमको एक सौदा दिया। ल्यूपिन के अंदर भी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो कर सकते हैं। मलोन ने रिकमेंडेशन दिया था कल 667 का। आज आप देख भी पा रहे होंगे कि जो डिफेंसिव नेचर वाली कंपनियां हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो या फार्मास्यूटिकल्स हो, वो कल भी चली थी। थोड़ी बहुत फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज आज भी चल रही थी। तो ल्यूपिन के अंदर आपको 1.5% तक का रिटर्न, यूनाइटेड स्पिरिट्स तक का 3% तक का रिटर्न। एक ऑप्शन का सौदा उन्होंने हमको बैंकिंग का दिया था। एक्चुअली वो कल में तो इंट्राडे आपको अच्छा देख के गया रिटर्न, क्योंकि आज मार्केट ने फिर से गैप भी किया था और सुबह ठीक ठाक चला भी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ रही थी, तो इसलिए हमने उसको भी काउंट ही नहीं किया कि उसके टारगेट्स नहीं लगे थे। खैर एनी हाउ, ज़्यादातर के टारगेट और स्टॉप लॉस अभी नहीं लगे, इसलिए सौदे ओपन खड़े हुए हैं। लेकिन जिनमें भी 1.5% तक का रिटर्न आ जाता है उसको हम रिपोर्ट कार्ड में ले आते हैं, जो प्रशांत सावंत का भी आप देख पा रहे थे। और अब आज के मेहमान से जुड़ने का वक्त आ गया है, राहुल शर्मा, उनसे करते हैं जरा बातचीत। राहुल जी, आप पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक्चुअली आज मैं 1-2 क्वेश्चंस आपसे सिर्फ इंडेक्स पे पूछूंगा, जरा आप एक एक करके उसका थोड़ा जवाब दीजिएगा। पहला, जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस हैं, ये मान के चलिए उनकी एवरेज 17,500 की भी हो सकती है, 600 की भी हो सकती है, यानी कि रेंज की एवरेज में, है ना। मान लीजिए 500 से 700 के बीच का जिनका निफ्टी खरीदा हुआ है, उनको क्या करना चाहिए। दूसरा, बार बार ना मार्केट में ये सुनते हैं 18,000 के आसपास की जब भी आपको कोई डिप मिले ना तब आप एंटर कीजिएगा। आज का जो डिप है ये फियर का डिप है या फिर ये अपॉर्चुनिटी का डिप है जो आपको ठीक इवेंट से पहले मिल रहा है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, जिन्होंने नहीं खरीदा उनके लिए डिप इस्तेमाल होगा और जिन्होंने ले रखा है उनको ज़्यादा घबराना नहीं है।
देखिए गिप्पी जी, मेरा तो ये मानना है कि रेट हाइक यूएस में 100 बिप्स आए कि 75 बिप्स आए, मेरे हिसाब से बाजार जो है उसे एक दिन में पचा के आई थिंक जो इसकी जो ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी और ट्रेंड है जो कि ऊपर की तरफ है, आई थिंक कंटिन्यू करेगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ी शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस जरूर है। देखिए जब विमान बादलों के थ्रू गुजरता है तो थोड़ा टर्बुलेंस आता है, पायलट के ऊपर छोड़ दिया करते हैं और अपना जो रूट है उसे कंटिन्यू करते हैं। मेरे हिसाब से आपके जो ओवरऑल निफ्टी में जो व्यू है वो यही रहना चाहिए कि आज या कल में आपको इनफैक्ट अगर 100 बिप्स आज आता है रेट हाइक तो गैप डाउन होगा कल, तो उस गैप डाउन में खरीदारी करने की चेष्टा करें। मेरे हिसाब से 17,500 17,650 ये दो लेवल्स है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। इन दो लेवल्स के ऊपर आप दो स्टैगर्ड तरीके से बाय करें। कल गैप डाउन होता है तो वहां पर बाय करें और आज अगर आपको कुछ करना है तो मिनिमम करें, 25% के आसपास आज करें और तकरीबन कल अगर गैप डाउन हो जाता है तो अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगी। ओवरऑल मुझे लगता है जब तक 17,430 का जो लो था हमारा 3 दिन पहले का, जब तक वो टूटता नहीं है, ओवरऑल अपना जो हायर हाई हायर लो का जो ट्रेजेक्टरी है वो इंटैक्ट है और मुझे लगता है बाजार वापस 18,000 की ओर एक तरह से टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से आने वाले जो 5 से 6 घंटे हैं ट्रेडिंग आवर्स के टर्म्स पे थोड़े वोलेटाइल जरूर रहेंगे, बट ओवरऑल जो बिगर व्यू है निफ्टी के अंदर वो अभी भी तेजी का है, इंटैक्ट है। इनफैक्ट चेरी पिकिंग करे जब भी मार्केट ऐसे गैप डाउन ओपनिंग या फिर नेगेटिव आपको डिप दे, कोई बड़ी डिप दे तो चेरी पिकिंग करे। और मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर जो हिसाब से खास करके कल दो सेशन में एफआई ने जिस हिसाब से शॉर्ट्स कवर किए हैं, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा डाउनसाइड अपने मार्केट्स में होनी चाहिए। ओके ठीक है, तो आप जो टर्बुलेंस वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, बहुत ही बेहतरीन आपने दिया कि आपकी फ़्लाइट तो चल रही है लेकिन टर्बुलेंस है, इससे घबराएं नहीं। और दूसरा आपने बहुत अच्छे से ये जिसे कहते हैं ना कि बादल जो थे टर्बुलेंस के इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से वो आपने छांट दिए। आपने कहा कि अभी हम बुलिश हैं, बुलिश बने रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 17,400 के जब तक हम नीचे क्लोज नहीं करते तब तक जो भी गिरावट आ रही है ये एक मौका है खरीदारी करने का। आज के फेस को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल इवेंट है, तो 25% आप लें। बकाया अगर कल किसी वजह से आपको मिल जाता है नीचे तो आप प्लस कर सकते हैं और भी, लेकिन 17,400 तक का या 430 तक की रेंज का आपका स्टॉप लॉस है। 18,000 हम वापस आ सकते हैं। आप इस बैंड को देख रहे होंगे तो आपको दिख जाएगा करीब 600 पॉइंट है निफ्टी के पास, और ये 600 पॉइंट आजकल बहुत जल्दी कवर हो जाते हैं। इसको समय नहीं लगता निफ्टी को और बैंक निफ्टी को चलने में, क्योंकि इंडाइसिस में अंदर काफ़ी मूवमेंट है आजकल। तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अभी कन्विक्शन अपना हाई रखें और 18,000 पे ही टिक टिक लगाए रखें। लेकिन ये जो आज गिरावट है 25% के लिए तो आपको एंट्री का मौका देती है। राहुल जी, आता हूँ मैं बैंक निफ्टी पे। जरा बैंक निफ्टी के बारे में बताइएगा। दो हिस्सों में मैं आपसे इसी में सेम सवाल होगा मेरा। क्या इस बार बैंक निफ्टी पे 25% लें, या बैंक निफ्टी में ज़्यादा एग्रेशन है, ज़्यादा फायर है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा पोजीशंस भी कर सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, क्या ये सही लेवल है बैंक निफ्टी में एंटर करने का, या फिर थोड़ा अभी और डिप की गुंजाइश है सर? क्योंकि इवेंट जो है ना टिपिकली थोड़ा बैंकिंग पे ज़्यादा असर डालेगा सर। जी हाँ, देखिए मेरा ये मानना है कि हालांकि बैंक्स रिलेटिव कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के हिसाब से, लेकिन इवेंट के बाद बैंक निफ्टी में एंट्री करना मेरे हिसाब से सही रणनीति रहेगी, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो लेने वाला सपोर्ट है, लेने वाला लेवल है, वो फिलहाल थोड़ा दूर है। निफ्टी देखिए अपने 10 और 20 दिन के मूविंग एवरेज को लगातार लास्ट 2-3 दिन से टेस्ट कर रहा है और बैंक निफ्टी अभी तक अपने 10 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो लेने वाला जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से 40,000 के आसपास है बैंक निफ्टी के अंदर, प्लस एंड माइनस 200 पॉइंट। और मुझे लगता है कि वहां पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया रहेगा लेने के लिए। तो फिलहाल वेट करें बैंक निफ्टी के अंदर। आई थिंक पोस्ट इवेंट लेना, अगर गैप डाउन वगैरह ओपनिंग मिलती है कल के सेशन में, तो आई थिंक वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। यहाँ पे लेने वाले लेवल्स नहीं है। ठीक है, आपने अभी ये पहले अपने बयान में ये भी कहा था कि चेरी पिकिंग करनी चाहिए। इस तरह का मौका आपके लिए कुछ बेहतर शेयर चुनने का है। तो मेरे को एक काम आपसे करना है। आज मैं अपने सवाल थोड़ा पीछे कर देता हूँ सर। पहले आप अपनी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स दे दीजिए, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा है आपकी ट्रेडिंग कॉल समझने का, जानने का, कि मैं आपसे आज शुरुआत में ही पहले ट्रेडिंग कॉल्स ले लेता हूँ। बाद में हम अपने शेयर तो पूछते रहेंगे आपसे। ठीक है निम्बी जी, देखिए जो मेरा पहला रिकमेंडेशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में रहेगा। देखिए रिलायंस अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास ट्रेड कर रहा है और देखिए जब मार्केट में सेल वाले डेज लगे, देखिए जब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल लगती है तो हम बहुत ही बड़ी मात्रा में शॉपिंग करते हैं। मार्केट में जब सेल लगे, स्टॉक्स में जब सेल लगे तो क्यों ना करें।
तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे रिलायंस काफी बढ़िया लगता है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है रिलायंस का, तकरीबन 2500 के आसपास। रिस्क रिवॉर्ड जो है बहुत ही बढ़िया फेवरेबल रहता है। अब देखिए इवेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पर फ्यूचर्स में रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। इनफैक्ट आप कॉल ऑप्शन में प्रेफर कर सकते हैं, जो 2540 का कॉल ऑप्शन है सितंबर की एक्सपायरी का, 32-33 रुपए के पास ट्रेड कर रहा है, इसे बाय कीजिए। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि इस ऑप्शन में डबल होने की पूरी क्षमता है। तो एज अ लो रिस्क हाई जो हेडरूम एक तरह से जो सेटअप है वो रिलायंस में दिखाई देता है। कॉल ऑप्शंस के जरिए जाइए, क्योंकि इवेंट है, रात को अगर 100 बिप्स की रेट कट आती है, रेट हाइक आती है, तो मेरे हिसाब से गैप डाउन होगा, तो ऑप्शन में आप एटलीस्ट 10 की नींद सो पाएंगे। तो पहला रिकमेंडेशन रिलायंस में रहेगा। अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं तो बात दूसरी है। इनफैक्ट डिलीवरी में हमें लगता है कि महीने भर में यानी दिवाली तक आपको रिलायंस में 2700-2750 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपका 1 मंथ का व्यू है तो रिलायंस इज अ गुड बाय एट दिस प्राइस। अगर आपको सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से करना है तो 2540 का कॉल ऑप्शन बाय करके चलिए। 2540 का कॉल ऑप्शन एक बार बाय किया जा सकता है और आपको यह सामने स्क्रीन पे दिख भी रहा है कि 35 रुपये की रेंज के अंदर अंदर में मिल जाएगा। ये आपको 75 रुपये का टारगेट है, 15 रुपये का स्टॉप लॉस है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए एक तो ये हो गया सर, एक ऑप्शन का सौदा भी आपने बता दिया, और दूसरा आप ये भी कह रहे हैं कि अगर लेके रखना है और आपकी कैपेसिटी है तो फ्यूचर और कैश भी जैसे आपको ठीक लगता हो आप लेके रखिएगा। तो फिर जरा मेरे को इसका ना स्टॉप लॉस टारगेट भी दे दीजिए जरा, स्टॉप लॉस और टारगेट कैश या फ्यूचर के हिसाब से। ऑप्शन का मिल गया सर 15 रुपये और 75 रुपये। जी हाँ, देखिए अगर आप डिलीवरी में लेना चाहते हैं, मैं फ्यूचर में रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दूंगा क्योंकि इवेंट है और वोलेटिलिटी किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन कैश में अगर आपको लेना है, नॉन लेवरेज पोजीशन आपको लेना है, तो 2425 का स्टॉप लॉस लगाकर डिलीवरी में बाई कीजिए। 2750 तक के लेवल मुझे लगता है कि दिवाली तक यानी कि महीने भर के अंदर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकते हैं। एक आपको कॉल मिल गया, ऑप्शंस का सौदा भी मिला है और सामने सामने खरीदारी के लिए रिकमेंडेशन भी राहुल जी आपको कर रहे हैं। अब हम सर राहुल जी रिलायंस इंडस्ट्रीज ही देखना है या इसके अलावा कोई और ट्रेडिंग कॉल भी है आपकी? जी हाँ, जी हाँ। देखिए दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो फाइनेंशियल से रहेगा। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल्स का सेटअप काफी स्ट्रांग है। बजाज फाइनेंस उनमें से एक स्टॉक है जहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट 7600 के ऊपर हुआ है। बजाज फाइनेंस मुझे लगता है पोजिशनल बेसिस पे अगर बाय करें तो 8000 से लेके 8500 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसे बाय कीजिए, 7350 का स्टॉप लॉस रहेगा। थोड़ा भी बाय कीजिए, अगर वोलेटिलिटी में कल आपको नीचे मिलता है तो वहां पर भी बाय करके चल। एक बड़ा ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस में 7600 के ऊपर है, जो यहाँ से आपको तकरीबन 10 से 15% अपसाइड बजाज फाइनेंस में दिला सकता है। ओके ठीक है, तो दूसरा शेयर हो गया बजाज फाइनेंस। ये तो मेरे को याद है आपका बजाज फाइनेंस, आप एक दो दिन से कह रहे हैं और उसके बाद से ये जहाँ तक मेरे को ध्यान है शायद आपने 7300-7400 के आसपास की इसके बारे में जानकारी दी थी लोगों को, और उसके बाद ये 7600-7700 भी आके होके आया, और आपका इसमें बड़ा टारगेट शायद 10,000 का भी है। राहुल जी ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? आपको सही ट्रैक करते हैं इसका मतलब हम? डिम्पी जी बिल्कुल पूरा क्रेडिट आपको। देखिए मेरे जो रैशनल है वो ये है कि एक तो फेस्टिव सीजन बहुत ही बढ़िया रहेगा। दूसरा बॉन्ड इंडेक्स में जो इंडिया का इंक्लूजन है वो मेरे हिसाब से 35 से 40 बिलियन डॉलर के फंड फ्लोज इंडिया में ला सकता है एज अर्ली एज जनवरी 23। मेरे हिसाब से ये दो ट्रिगर्स है जो हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आने वाले 3 से 4 महीने में दिखा सकते हैं। तो डिलीवरी के लिए भी मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, जहां पर हमें लगता है कि 5 डिजिट्स के टारगेट्स यानी कि 10,000 तक के टारगेट्स आपको ऑप्टिमिस्टिकली दिसंबर तक यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग प्ले आपके लिए यहाँ पे शेयर आपको मिलता हुआ, और उम्मीद तो करते हैं कि आपको इसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आप इस शेयर पे ध्यान रख सकते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का एक ऑप्शन का सौदा आपके पास आ गया, और साथ ही साथ आपको बजाज फाइनेंस का भी ट्रेड आ गया। सर मैं सीधा सीधा शेयर्स पर आ रहा हूँ। आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपके स्क्रीन पर आएंगे। सर एमजीएल के अंदर आज काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। असल में इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े दाम कम हुए तो इसका बेनिफिट मिला, थोड़ा स्विंग हुआ तो भी नीचे आ गया ये शेयर। और ग्रैन्युलस इंडिया एक बार आप चेक करिए जरा, एमजीएल और ग्रैन्युलस इंडिया ठीक है सर ये शेयर दोनों? जी देखिए मेरे हिसाब से फार्मा के अंदर लास्ट 2 सेशन में एक्शन अच्छा देखने को मिला है। इनफैक्ट ग्रैन्यूल्स में जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस है, जैसे जो खास करके 50 दिन का मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है।
मेरे हिसाब से जो ट्रेजेक्ट्री है ग्रैन्यूल्स में ऊपर की है, एक बड़ा ब्रेकआउट आपको 327 के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक इसे अभी एक्यूमुलेशन जोन में रखिए, इसे बाय कीजिए। आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 295 का रहेगा। 295 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर तेजी करने की राय रहेगी। पहला टारगेट 320 से माफ कीजिए 330 का रहेगा। जैसे 330 निकलता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर 350 तक की जगह ओपन होती हुई दिखेगी। तो दो टारगेट है ऊपर में, 350 और 330 और 350। ग्रैन्यूल्स को बाय करने की राय रहेगी 295 के स्टॉप लॉस। ओके ठीक है सर, इसको महानगर गैस को छोड़ दें फिलहाल? जी हाँ, मेरे हिसाब से महानगर गैस को यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बिकॉज ब्रेकआउट अटेम्प्ट सुबह में कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ। आई थिंक 900 के ऊपर आएगा, उसके बाद में इसे देखना चाहिए। ठीक है सर, शॉर्ट कवरिंग में ना मेट्रोपॉलिसिस के अंदर वापस से कुछ सिग्नल दिख रहे हैं, क्योंकि इसका बेस बन चुका है। ये इतना पिटा है ना, शेयर के पिटने के बाद इसका एक बेस सा हो गया। अगर आप पीछे इसको चेक करेंगे तो ये जो आज गिरते हुए बाजार के अंदर ये अपनी कोर स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये फर्स्ट इंडिकेटर समझे सर कि शायद मेट्रोपॉलिसिस अब और गिरेगा नहीं, तो हमको इसको शॉर्ट कवरिंग का बेनिफिट या इसको कैंडिडेट मानते हुए कुछ खरीदारी करनी चाहिए। और दूसरा सर बाटा, एक जरा इस दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिएगा आप। देखिए, मेट्रोपोलिस को मैं स्किप करना चाहूंगा, बिकॉज अभी तक यहाँ पर कोई वॉल्यूम में बड़ा स्पाइक देखने को नहीं मिला है, ना डिलीवरी क्वांटिटी में और ना ही जो कैश वॉल्यूम्स है वहां पर। और इनफैक्ट फ्यूचर्स में भी डिक्लाइनिंग वॉल्यूम्स है, तो यहाँ पर इतना कन्विक्शन नहीं बन रहा। लेकिन बाटा आई थिंक यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। बाटा में इनफैक्ट लास्ट 3 दिन से एक तरह से हायर हाइज बनाते जा रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर स्पेशली खास करके जो भी फेस्टिव सीजन है, वो हिसाब से कंजम्पशन थीम्स मेरे यहाँ से स्ट्रांगली प्ले आउट करेगी। तो 2000 के टारगेट के लिए बाटा को बाय करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज का, यानी कि आपको 1840 का स्टॉप लॉस लगाना है। क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बाटा इंडिया में देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है, एक बार बाटा इंडिया पे हमने ट्रेडिंग कॉल में कन्वर्ट किया। मेट्रोपॉलिसिस को छोड़ते हैं फिलहाल के लिए, ना तो इसके अंदर भी सिग्नल है, ना ही हम राहुल जी कह रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम अभी आया है कि ये रिवर्सल का भी कैंडिडेट बन जाए। फिलहाल अभी हम रेंज के साथ ही ट्रेड करेंगे, और बाटा के अंदर 2000 रुपये का टारगेट, 1840 का एक स्टॉप लॉस के साथ अभी सौदे में लेके चल रहे हैं। आगे बढ़े सर, मंदी के सौदे कुछ रखता हूँ आपके सामने, जरा वो स्क्रीन पर आ जाएंगे आपकी। सर बंधन बैंक और पेट्रोनेट एलएनजी, हालांकि बंधन पे काफ़ी ट्रस्ट था कि काफ़ी स्ट्रांग मूव आएगा, लेकिन जैसे बैंकिंग में थोड़ा सा भी क्रैक आता है ना, शेयर थोड़े थोड़े टूटने लग जाते हैं, और स्पीड से भी टूटते हैं बाद में जाके, अगर वो जल्दी जल्दी सपोर्ट ना मिले तो। एक बार ज़रा बंधन चेक कर लीजिएगा सर, थोड़ा चला हुआ शेयर भी है। और दूसरा पेट्रोनेट एलएनजी, इन दोनों के अंदर आज शॉर्टिंग हुई है एक्चुअली। देखिए, मेरा कन्विक्शन यहाँ पर पेट्रोनेट के साथ रहेगा। दोनों में से ज्यादा इजियर ट्रेड है पेट्रोनेट। पेट्रोनेट ने एक सपोर्ट एरिया वायलेट की है, 210 के आसपास ये सपोर्ट एरिया थी। इनफैक्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि 195 रुपीज तक के लेवल्स नीचे में टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। तकरीबन 12-13 रुपए के डाउन साइड यहाँ पर दिखाई देती है। तो 213 के स्टॉप लॉस से पेट्रोनेट को शॉर्ट करने की राय रहेगी। 195 मुझे लगता है कि आपको 3 से 4 सेशन में नीचे में देखने को मिल सकता है। ओके ठीक है सर, कोई सौदा आपको एज जो शॉर्ट में दिख रहा हो, हम ना ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि हमारे जो आज शेयर है ना, कुछ हमको इतने कन्विंसिंग के साथ नहीं दिखे हमको। तो अगर आपके पास कोई शॉर्ट की कॉल है तो ज़रा वो शॉर्ट की कॉल दे दीजिए। ऑलरेडी 2 लॉन्ग कॉल्स मैं आपसे ले चुका हूँ, एक तो बजाज फाइनेंस और दूसरा रिलायंस। नहीं, देखिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो बाय ऑन डिप वाली है, तो यहाँ पर कोई एग्रेसिव शॉर्टिंग कैंडिडेट तो हम नहीं ढूंढ रहे। इनफैक्ट चेरी पिकिंग, जैसे मैंने शुरू में कहा, अच्छे लेवल्स पर अच्छे स्टॉक्स लेने की रणनीति है। तो कोई एग्रेसिव शॉर्ट या हाई कन्विक्शन शॉर्ट यहाँ पर बनता हुआ दिखाई नहीं देता। शेयर मैं आपके सामने और रखता हूँ जहाँ पे थोड़ा अनवाइंडिंग का डाटा एक बार जरा चेक कर लीजिए, हो सकता है आपके थोड़े काम आ जाए शेयर। एक है सर M&M फाइनेंस और दूसरा है बिरला सॉफ्ट। ये दोनों शेयर्स भी थोड़े क्रैक दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि इनमें थोड़ी और गिरावट आ सकती है या बढ़ सकते हैं ये गिरावट इनकी? जी हाँ, देखिए, जहाँ तक बिरला सॉफ्टवेयर का जो सेटअप है, आई थिंक यहाँ पर आपको वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 300 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और स्टॉक ने खास करके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो यहाँ पर कोई ऐसे डाइवर्जेंस का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 300 के नीचे बिरला सॉफ्ट के अंदर वीकनेस एक्सटेंड होती हुई दिखेगी। अगला जो सपोर्ट है इसका सीधा आपका 275 के आसपास आ रहा है, तो 25 रुपए की डाउनसाइड
बिरला सॉफ्ट में पोजिशनल बेसिस पे यहाँ पर बनती दिख सकती है। इसे शॉर्ट करके चला जा सकता है। कल के हाई का स्टॉप लॉस लगाइए, 311 का स्टॉप लॉस लगाइए, तकरीबन 10 रुपए की रिस्क है और 25 रुपए की डाउनसाइड हमें बिरला सॉफ्टवेयर के अंदर नीचे में दिखाई देती है। ओके ठीक है सर, कुछ एक और शेयर हमने निकाले हैं जिनके अंदर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1 से 2 दिन के अंदर मूवमेंट आ जाएगा। उसमें ऑलरेडी बाटा के बारे में तो आप रिकमेंडेशन दे ही चुके हैं। एक कमिंस इंडिया और चेक कर लीजिए सर, आपको कमिंस इंडिया कितना ठीक लग रहा है? क्या ये शेयर भी चल सकता है क्या? ये करीब 2.25% आज ऊपर है। का सेटअप बहुत ही प्रॉमिसिंग है। इनफैक्ट हमारा जेम फाइनेंशियल का यहाँ पर एक बाय एंड होल्ड डिलीवरी आइडिया भी है कमिंस के अंदर। हमें लगता है कि यहाँ से 1350 तक की अपसाइड इमीडिएट बेसिस में दिखा सकता है। कमिंस को पोजिशनल बेसिस पर इनफैक्ट डिलीवरी में बाय करके चलिए, 1200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी अपसाइड, खास करके जो हिसाब से कैपिटल गुड स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से सबसे बेस्ट सेटअप क्यूमिंस इंडिया का दिखाई देता है। तो क्यूमिंस इंडिया को बाय करके चलिए, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर बनता हुआ दिख। ठीक है सर, आज के इस माहौल के अंदर कुछ डिफेंसिव शेयर सामने निकल के आए हैं, जैसे HUL, जैसे कि ब्रिटानिया, जिसको हम FMCG शेयर्स टिपिकली कह रहे हैं। क्या HUL के अंदर आपको कहीं दम दिखता है? ये शेयर ने ना सर पूरी रैली के अंदर, जो भी रिसेंट रैली हुई है मार्केट के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है। क्या इस बार जब हम नए हाई की तरफ बढ़ेंगे, पहले 18,000 फिर हो सकता है उसके ऊपर, तो ये शेयर पार्टिसिपेट करेगा? थोड़ा वेटेज भी रखता है इंडेक्स में और डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर भी है ये। जी हाँ, देखिए आपको अगर याद होगा तो पिछले बुधवार जब मार्केट बहुत ही अच्छा था, हमने डिफेंसिव स्टॉक्स को ट्रेड न करने के डिफेंसिव स्टॉक्स में ट्रेड किया जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी के अंदर आज और कल में वोलेटिलिटी जरूर रहने वाली है। तो HUL का सेटअप यहाँ पर काफी प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। इनफैक्ट स्टॉक तकरीबन अगस्त से जो इसमें कंसोलिडेशन करेक्टिव फेज चालू हुआ था वो खत्म होता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि अभी स्टॉक यहाँ पर आपको तैयार है 2750 तक की तेजी दिखाने के लिए। तो HUL का सेटअप बहुत ही बढ़िया है, इसे बाय करके चला जा सकता है। 2580 का स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा स्टॉप लॉस है, अपसाइड काफी बढ़िया दिखाई देती है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है और साथ ही में सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। तो HUL का सेटअप बढ़िया है, इसे बाय करके चला जा सकता है। इसको बाय करके चलें सर। आज का ना एक और फ्लेवर भी है, आज ज़्यादातर अडानी के शेयर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। टिपिकली मैं इसके रिटर्न्स पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही शानदार रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं इनके ज़्यादातर ग्रुप के शेयर्स ने। फिर भी कोई एक अडानी का शेयर आपको ऐसा लगता हो कि जो सारे शेयर्स नीचे हैं, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के किसी एक शेयर को प्लस कर लो आप, या वो बॉटम पे आ गया या वो एक सपोर्ट एरिया पे आ गया। आप ज़्यादातर शेयर्स में गिरावट है आज 3 से 5% की। कई बार अपॉर्चुनिटी भी होती है इन शेयर को प्लस करने की। कोई एक शेयर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बीपी जी, देखिए अदानी विल्मर हमारा हाई कन्विक्शन लिस्ट में है और मुझे लगता है कि अदानी विल्मर को यहाँ पर लिया जा सकता है। हमने लगातार तकरीबन 660-670 के लेवल से स्टॉक को रेकमेंड किया, आज अपर सर्किट पे भी था। आज सर्किट खुला है, मेरे हिसाब से अगर किसी ने मिस किया तो यहाँ पर बाय करके चले। डिलीवरी में हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी अपसाइड आपको अदानी विल्मर में देखने को मिल सकती है। आप इसे ट्रेडिंग के हिसाब से भी ले सकते हैं, आप इसे डिलीवरी के हिसाब, पोजिशनल बाय एंड होल्ड डिलीवरी के हिसाब से भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस यहाँ पर आप अगर फ्रेश ट्रेड लेते हैं तो 720 का रहेगा। 720 के स्टॉप लॉस से अदानी विल्मर को बाय किया जा सकता है और मुझे लगता है एज एन इमीडिएट टारगेट आपको 850 रुपीज तक के लेवल्स आपको अदानी विल्मर में देखने को मिल सकते हैं। ओके ठीक है सर, तो इसको हर लेवल्स पे आप चाहें तो खरीद सकते हैं फिलहाल अभी, और लेवल्स के हिसाब से आप अडानी विल्मर का टारगेट और स्टॉप लॉस भी सर दे रहे हैं। 850 का हो जाएगा और 720 का एक स्टॉप लॉस है। तो अडानी ग्रुप में से उनका चुनाव अडानी का विल्मर है। अंबानी ग्रुप में से रिलायंस इंडस्ट्रीज उन्होंने चुना है। तो आप ये सोच सकते हैं 18,000 फिर क्यों नहीं आएगा। राहुल जी ने दोनों शेयर, एक तो अडानी ग्रुप का भी एक शेयर आपको बताया, अंबानी ग्रुप का भी एक शेयर बताया, और लेवल्स दिए हैं 18,000 निफ्टी के ऊपर से। फिर जो बच गुट गया वो है बजाज फाइनेंस, वो भी बहुत ज़ोरदार चल सकता है वेटेज के हिसाब से भी और कन्विक्शन के हिसाब से भी। तो बजाज फाइनेंस पे भी बाकायदा बाय कॉल है। हमने जानबूझ के उनसे पूछा कि कोई सेल कॉल है उनके पास, तो एक कन्विक्शन टेस्ट हमने करवाया राहुल जी का पूछ के कि अगर कोई सेल कॉल देते हैं कि नहीं देते। उन्होंने कोई सेल कॉल नहीं दी। हम ये मानते हैं कि 17,400 जो राहुल जी का अपना एक स्टॉप लॉस है 430 का, ये ब्रेक नहीं होगा और 18,000 के दर्शन आपको वापस से हो सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस और टारगेट निफ्टी का जो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ज़्यादातर शेयर्स
जो हमने आज सिर्फ डाटा के बेसिस पर चुन के राहुल जी के सामने रखे, उनकी रिकमेंडेशंस आपकी सामने आ चुकी है। तो कल जब हम इसी कार्यक्रम को फिर से करेंगे 12 बजे, तो राहुल जी का रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने लेके आएंगे। और आज इवेंट से 1 डे बिफोर है, कल इवेंट के बाद का होगा, तो कल का नज़ारा कुछ और ही हो सकता है मार्केट के अंदर। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। बेहतर अपने शेयर बताए और अच्छा लगा आपकी कन्विक्शन देख के और आपका कॉन्फिडेंस देख के। खैर इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बेहद बेहद शानदार है। खैर आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इस